नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे एनटीए, इग्नू, स्टेनो और जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का। आपका जो हिंदी सेक्शन है उसमें से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आने हैं। आपको कैसे उसको अटेम्प्ट करना है कम से कम समय में, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं और इसका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए और आपको क्या कौन सी बुक फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। देखिए, यदि आप इंग्लिश के लिए देना चाहें तो इंग्लिश का सिलेबस यही है, केवल इंग्लिश में है। इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक ही करना होता है, चाहे आप इंग्लिश कीजिए चाहे हिंदी, कोई एक कर सकते हैं। टाइपिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप यहाँ पे इंग्लिश कीजिए हिंदी कीजिए, कोई एक कर लीजिए। टाइपिंग भी आप जिस भाषा में चाहें वहाँ पे दे सकते हैं, उससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं। बाकी सिलेबस है सेक्शन वाइज, आप इसको देखे ही होंगे। टाइम आपको 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करने हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको टाइम बचाना पड़ेगा। वो टाइम कहाँ से बचा पाएंगे? आप हिंदी से ही बचा पाएंगे और जो जीएस है उसी सेक्शन से, ताकि आपको मैथ और रीजनिंग में टाइम ज़्यादा दे सकें। आपको 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं, तो मैथ और रीजनिंग में यदि आप टाइम बचा तो दे पाएंगे तो ज़्यादा इसमें स्कोर कर पाएंगे। उसके लिए आपको कम से कम समय देना पड़ेगा हिंदी के लिए। हिंदी में 12 से 15 मिनट के बीच में आपको टोटल क्वेश्चन कर सकते हैं आप। उसका थोड़ा-सा उसमें आप दिमाग लगाएँगे तो आराम से हो जाता है, 12 से 15 मिनट में आराम से आप 30 क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए, माइनस मार्किंग इसमें नहीं है, ये सिलेबस है। आपको शब्दावली से व्याकरण, वाक्य रचना, पर्यायवाची, विलोमार्थक, बाकी सारी चीज़ें इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। सेम सिलेबस वो इंग्लिश के लिए भी रहेगा, बस यही ये देखिए उसी का इंग्लिश का ये पूरा ट्रांसलेशन करके यहाँ पे दे दिया गया है। अब किस किस सेक्शन से कितने हैं वो डायरेक्ट मैं उसी पे बात करता हूँ। बाकी ये सिलेबस आप नहीं देखे हो तो देख लीजिए। देखिए, ये है जो प्रीवियस पेपर जो हुआ था 2023 का, उसके आधार पे मैं ये बनाया हूँ, क्योंकि मैं वो पेपर दिया था। तो यहाँ से देखिए, दोनों पेपर 2 शिफ्ट में हुआ था। वो पेपर टेलीग्राम पे दे दूँगा मैं, वहाँ जाके आप कमेंट में जो टेलीग्राम का लिंक है जुड़ सकते हैं वहाँ से। अब देखिए, अगर सेक्शन वाइज़ देखा जाए इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन्स आए थे और इतने ही लगभग आने का चांस अभी भी है। अपठित गद्यांश से 2 आपको गद्यांश यानी कि पैसेज दिया रहेगा, उससे 3-3 क्वेश्चन रहेंगे दोनों पैसेज से, कुल मिला के 6 क्वेश्चन। अब ये बहुत आसान भी है, वहीं से आपको अलग से कुछ इसके लिए पढ़ना भी नहीं होता है। आप कैसे अटेम्प्ट करना है कम समय में, वो चीज़ें मैं अभी इसमें बता दूँगा। वहीं देखिए, व्याकरण से संबंधित जैसे संधि हो गया, समास, वचन, विशेषण, विशेष्य हो गया, उपसर्ग, प्रत्यय हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, काल, शब्द रचना, तो इन इनसे सब मिला के 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब किसी से जैसे संधि हो गया, इससे आपको मान लीजिए कि 2 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाएगा, समास से 1 क्वेश्चन, ऐसे इन सब से अगर मिलाया जाए तो 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहीं विलोम से बात किया जाए तो 1 क्वेश्चन, पर्यायवाची से भी 1 क्वेश्चन, वर्तनी शुद्धि से यानी कि शुद्ध और अशुद्ध जो वर्ड्स होते हैं उनके लिए आपका 1 क्वेश्चन रहेगा। मुहावरे और लोकोक्तियाँ का आपका 1 क्वेश्चन मिल जाएगा। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द से आप 1 क्वेश्चन मिलेगा। कृतवाची और कर्मवाची यानी कि एक्टिव पैसिव जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, उससे आपको 1 क्वेश्चन मिलेगा। वाक्य के भेद हो गए, जैसे सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है, या मिश्रित इसे कहा जाता है, तो उससे आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वाक्यों का सही क्रम देखिए, ये भर-भर के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको दे देगा 4 3-4 ठो पंक्ति और उसको सीक्वेंस में करना रहेगा। कैसे करना है वो भी बता दूँगा, कम समय में आप कर सकते हैं उसको। और रचना और रचनाकार से यानी कि जो लेखक हैं और कवि, उससे संबंधित आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर विविध में मैं लिख दिया हूँ 3 से 4 क्वेश्चन, जिसमें आपका हिंदी का इतिहास जो है और कहानी, निबंध की जो शैलियाँ हैं, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये तो आपका टॉपिक वाइज़ है, कितना वेटेज रहेगा कि किस सेक्शन का, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके हिसाब से आप तैयारी भी अपना करते रहिए, किस सेक्शन पे ज़्यादा आपको समय देना है और कौन-सा आपका तैयार है, कौन-सा नहीं है। यहाँ से आप टॉपिक वाइज़ देख सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं। किताब भी मैं इसका टेलीग्राम पे दे दिया हूँ पीडीएफ, आप चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। बाकी ये बुक के लिए मैं हिंदी के लिए बताया था, आदित्य पब्लिकेशन की आप बुक ले लीजिए, यहाँ से आपका सब हो जाएगा। अलग से इधर-उधर कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छी किताब है ये। मतलब बहुत ज़्यादा बिक्री भी इसका होता है, तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। प्रीवियस ईयर्स का पेपर और जितने इससे रिलेटेड आपका इग्नू से रिलेटेड जितने स्टडी मटेरियल्स हैं वो फ्री में आपको टेलीग्राम पे दे दिया गया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी के कमेंट में आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से
अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी हम चलते हैं, सीधे देखते हैं क्वेश्चन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहीं से। क्योंकि ये क्वेश्चन ये 2 शिफ्ट में हुआ था, दोनों को मैं यहाँ पे लिया हूँ। ये यहाँ से चालू है हिंदी लैंग्वेज, और इंग्लिश का करना चाहेंगे तो 30 क्वेश्चन आपको इंग्लिश का ऐसे ही मिलेगा। इसमें देखिए दिक्कत कहाँ से होगा, दिक्कत होगा कि वहाँ पे जो पैराग्राफ है वो इतना ज़्यादा मतलब रहता है, और वहाँ पे स्क्रीन में ये आधा में दिखा रहा था जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे, तो इसको स्क्रॉल करना पड़ता था, ऊपर भी ऊपर नीचे भी करना पड़ता था, दाएं बाएं भी करना पड़ता था, मतलब पूरा ये दिखता नहीं स्क्रीन पे। यहाँ से ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। पता चला कि ये क्वेश्चन पढ़ने के लिए इसको ऊपर नीचे करते रहे तो इस टाइम लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को अभी से ध्यान दिए रहिए कि आपको ये स्क्रीन पर पूरा दिखेगा नहीं पैसे, तो वहाँ पे आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा ऊपर नीचे बाएं दाएं, मतलब सब मैथ में भी यही हाल था, बाकी सब्जेक्ट में भी यही हाल था। तो इससे थोड़ा सा आपका टाइम लॉस होगा ज़्यादा। देखिए इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, तो सबसे पहले आप गलती कहाँ करते हैं कि आप यहीं से चालू करेंगे, ये पैसे दिया हुआ है। अब इससे संबंधित 3 क्वेश्चन आएंगे इससे नीचे। अब देखिए इसमें आप गलती करेंगे कि यहाँ से चालू करेंगे, पहले पढ़ेंगे पूरा अंत तक, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे, तो ये आपको काम नहीं करना है। आपको सीधे जाना है क्वेश्चन पर। चूँकि आप ऑनलाइन पेपर होगा तो एक ही क्वेश्चन एक बार में दिखेगा, तो आप सीधे जाइए क्वेश्चन पर, यहाँ से क्वेश्चन पढ़िए, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको फिर वहाँ से कुछ जो आपको की मिल जाएंगे कि आपको क्या उसमें ढूंढना क्या है। जैसे मैं ये प्रश्न अगर मैं पढ़ता हूँ गद्यांश के आधार पर, मैं ऊपर अभी कुछ नहीं पढ़ा हूँ, मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। गद्यांश के आधार पर लिखिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कौन सा प्रश्न बारंबार उठता है। अब ये देखिए ये आपको इसमें कीवर्ड मिल जाएंगे ऊपर अगर ढूंढेंगे तो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कौन सा प्रश्न बारंबार उठता है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बारंबार ऐसे कुछ शब्द इसमें, जब इसमें आप एक नज़र मारेंगे ऊपर, पूरा पढ़ना नहीं, आप ऐसे स्कैन जैसे किया जाता है वो आप करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसमें दिख जाएगा, ये जो कीवर्ड्स हैं जैसे बारंबार हो गया, तो ये आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। इसमें मैं जल्दी जल्दी देखता हूँ कहीं बारंबार दिख जाए, तो ये आप देखिए दिख रहा है, यह प्रश्न बारंबार उठता है। अब यह प्रश्न बारंबार उठता है, कौन सा प्रश्न, तो अब इसमें ढूंढिए ये वाला कौन सा है। अब इसी लाइन में मिलेगा, इसी के आसपास ही, जैसे यह दे दिया कि पहले प्रिंट मीडिया के लिए स्वतंत्र और जवाबदेह होना, यह प्रश्न उठता था जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी यही प्रश्न बारंबार उठता है। तो यहाँ पर सीधे वही दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कौन सा प्रश्न बारंबार उठता है, तो स्वतंत्र और जवाबदेह होना। इसमें देखिए दिया है, ये पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसका। तो आपको ऐसे करना है, सीधे जाना है पहले प्रश्न पे, इसमें कुछ कीवर्ड मिल जाएंगे, उसी को सीधे ढूंढना है इसमें। उससे आपको ये पूरा जो है पढ़ने का झंझट खत्म हो जाएगा, टाइम इसमें बच जाएगा आपको। तो आप पढ़ने में आप 2 मिनट लगाएंगे, और यहाँ से आप उसको 10 से 15 सेकंड में आप सीधे वहीं पे पहुँच जाएंगे। तो ऐसे ही ये थोड़ा सा ट्रिक होता है पैसेज सॉल्व करने का। आप इंग्लिश में भी सॉल्व करते हैं तो यही ट्रिक वहाँ पर भी लगता है कि सीधे आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके पास पहुँच जाइए पैसेज में, उसको ढूंढिए। तो ऐसे आप कर सकते हैं कम समय में। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न दिया है, ये वही है, 2 बार दे दिया है। दूसरा प्रश्न यहाँ से है, इसमें क्या पूछा, गद्यांश के आधार पर लिखिए कि किस वास्तविकता से दूरदर्शन और या दूसरे संचार माध्यम की शक्ति और सीमा निश्चित होती है। तो आपको कीवर्ड इसमें शक्ति और सीमा हो सकता है ऊपर कहीं मिल जाए, तो ये इसीलिए ढूंढना है। शक्ति और सीमा ऊपर कहीं देखिए कहीं दिया होगा, तो वहाँ पहुँच जाइए, कहीं शक्ति और सीमा दिख रहा है। यहाँ से आप ढूंढिए, शक्ति और सीमा यहाँ पे एक दिख गया। अब देखिए प्रश्न का पूछा था कि किस वास्तविकता से दूरदर्शन या दूसरे संचार माध्यम की शक्ति और सीमा निश्चित होती है। तो अब इसी लाइन में होगा, इसी के आसपास एक लाइन के अंदर इसका उत्तर दिया। दूरदर्शन हो या कोई दूसरा संचार माध्यम, वो सामाजिक मनोविज्ञान को प्रभावित भी करता है और सामाजिक परिस्थितियों से भी प्रभावित होता है इसी वास्तविकता से। अब देखिए इसमें दिख जाएगा ये वाला लाइन कहीं ना कहीं, ये देखिए चौथा नंबर पर दिख रहा है, सामाजिक मनोविज्ञान को प्रभावित करने और सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होने, वही यहाँ पर भी दिख रहा है सामाजिक मनोविज्ञान, मतलब ये लाइन पूरा यहीं से मिल गया। तो आपको सीधे प्रश्न में जाएंगे, कुछ कीवर्ड आपको मिल जाएगा, वही ढूंढना है ऊपर, वहाँ से उसी लाइन में आपको आगे पीछे कहीं ना कहीं इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। कैसे करना है मैं यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, लेकिन आपको कैसे करना है वो बता दे रहा हूँ। वैसे ही देखिए ऊपर भी आपको दिख जाएगा, वही प्रश्न है। तीसरा प्रश्न यहाँ से चालू हो रहा है। तीसरा प्रश्न का गद्यांश के आधार पर लिखिए कि संसार में सबसे धनी व्यक्ति का स्थान रूपर्ट मर्डोक को हासिल रहा है इसलिए। अब इसमें कुछ कीवर्ड आपको ये दिख रहा है, रूपर्ट मर्डोक।
अब इसको ढूंढेंगे कहीं इसमें दिख जाएगा यही, नहीं दिखेगा तो फिर पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन एक बार पहले यही ट्राई कीजिए कि सीधे कीवर्ड उसमें ढूंढिए। रॉबर्ट मर्डोक कहीं दिख रहा है इसमें, चलिए देख लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं। ये देखिए इधर दिख रहा है रॉबर्ट मर्डोक। अब इसके एक लाइन इधर उधर पढ़िए, मिल जाएगा इसका आंसर। कह रहा है कि क्या संसार में सबसे धनी व्यक्ति का स्थान इतना हासिल कर रहा है इसलिए कि वे उत्पादन बाजार से संबंधित थे, बड़े घराने से संबंधित, सरकार नियंत्रण से बाहर थे, संचार की दुनिया से बाहर थे, दुनिया से संबंधित थे। तो इसमें देखिए किस कौन सा है। इसको अगर इस लाइन को पढ़ेंगे तो कह रहा है कि इसलिए संसार में सबसे धनी व्यक्ति का स्थान रॉबर्ट मर्डोक को हासिल कर रहा जो किसी उत्पादक बाजार से संबंधित नहीं थे। अब ये भी ध्यान देना, अब यहाँ पे दे दिया कि बाजार से संबंधित थे, फिर आगे पढ़ेंगे तो बल्कि संचार की दुनिया के बादशाह थे। क्या दिया है, संचार की दुनिया के, तो ये बाजार के नहीं बल्कि किसके थे, संचार की दुनिया। तो आपको ऐसे ढूंढना है इसका आंसर। मैं थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी मिल जाए। हम चौथा क्वेश्चन वैसे ही अगर देखेंगे तो इसमें कार्य का अनुच्छेद मुहावरे का उपयोग नहीं हुआ है। अब ढूंढेंगे इसमें, देखिए ये तो सीधे दिख रहा है, बाएं हाथ का खेल, पीछा छुड़ाना, सफ़ेद जूट, पलरा बाड़ी। तो उसमें देखेंगे कि ये चारों में से कौन सा इसमें नहीं दिया है। अब ये पूरा लाइन दिख जाएगा, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। पेपर PDF दे दिया हूँ टेलीग्राम पे, आप जाके वहाँ से डाउनलोड करके एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा इसका। झूठ असंख्य रूप ले सकता है। अब ये भी उस ऊपर, ये दूसरा पैरा चालू हो गया, एक में 3 क्वेश्चन है एक पैराग्राफ में, वैसे ये दूसरा चालू हो गया। चलिए मैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से चालू हो रहा है। अब देखिए दे दिया है सूची 1 सूची 2। अब इसमें दे दिया है संज्ञा के प्रकार, मैं वहाँ पे शुरू में बताया भी था टॉपिक वाइज। तो संज्ञा से दे दिया यहाँ पे प्रश्न, और कह रहा है किस वाक्य दे दिया। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा से पूछा है कि इसमें कौन सा मिलान करना है, कुल मिला के आपको जातिवाचक, संख्या, समूहवाचक, भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक माने कोई एक संज्ञा होगा या सर्वनाम, कोई एक नाम होगा व्यक्तिवाचक में, जैसे कवि ने कविता पढ़ी। कवि जो होता है ये व्यक्तिवाचक नहीं बल्कि ये कौन सा होता है, ये एक जाति होता है कवि। जैसे मनुष्य एक जाति है, कवि एक जाति है, गाय हो गया वो भी एक जाति है। तो ये कवि जो है जातिवाचक में होता है। तो बी का तो एक हो जाएगा, इसमें रूढ़ी बी का एक ही जगह दिख रहा है तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब इसमें पूरा पढ़ना नहीं है, तो अगर एक सही से मिल जाता है, देखिए उसी को कई बार दिया रहता है तब तो समझ में आता है कि बी का मान लीजिए कि एक यहाँ भी दिया है, बी का एक ही अगर इधर भी कहीं दिया रहता है तो फिर पढ़ते। अगर आपको एकदम एक एग्जैक्ट पता है कि इसका यही होगा तो फिर आप एक ही को पढ़ के और यहाँ पे टिक लगा के आप सीधे आगे बढ़ जाएंगे, आपका समय बच जाएगा। बाकी आप मिलाना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं, व्यक्तिवाचक में ताजमहल एक व्यक्तिवाचक के रूप में देख सकते हैं। जातिवाचक कवि हो गया। समूह में अब झुंड जैसे होता है, यहाँ पे सीधे दिया जानवरों का झुंड, ये समूह हो गया। भाववाचक में हो गया क्या चीज, नफरत जो है ये भाव है एक, यहाँ पे मिला सकते हैं। आपको करना है कोई अगर एक आपको मिल गया एकदम वो एग्जैक्ट आपको पता है कि नहीं इसका यही होगा, फिर आपको पूरा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। इस तरह से आप टाइम इसमें बचा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें दे दिया है 8 नंबर, कथन 1 कथन 2। अब देखिए इसमें कथन और मिलान वाले ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिखेंगे। कहा कि एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनियाँ को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो आप अगर परिभाषा पढ़ेंगे तो उपसर्ग आपको पता है ये कहाँ लगाते हैं, उपसर्ग को पहले लगाया जाता है किसी शब्द के और प्रत्यय को बाद में लगाते हैं। तो ये कहा एक या एक से अधिक अक्षरों से मिलकर जो बनता है तो उसे उपसर्ग नहीं, अक्षरों जो मिलकर बनता है स्वतंत्र सार्थक ध्वनि, उसे क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। यहाँ उपसर्ग दिया तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है। ये तो सही है, संज्ञा के बदले में जो आता है उसे क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। तो कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है। तो इसमें से आप ढूंढ सकते हैं, कथन 2 जो है वो सही है और कथन 1 जो है वो गलत है, इसका 4 हो जाएगा ऑप्शन। वैसे इन क्वेश्चन नंबर 9 जातिवाचक संज्ञा, फिर आ गया संज्ञा से। और जाति माने जो एक पूरे वर्ग को संबोधित करता हो, कौन सा हो जाएगा, अपनापन, तो ये तो भाव हो गया। सभा ये जो है ये समूह में अगर हो जाए ये समूहवाचक हो जाएगा सभा। जातिवाचक मनुष्य है, ऊपर में बताया भी था, मनुष्य जो हो गया, कुत्ता हो गया, गाय हो गया, तो ये एक जाति से आते हैं। सोना जो हो गया यह पदार्थवाचक हो जाएगा। तो ऐसे आपको करना है। यहाँ से देखिए दे दिया है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो ये तो शुद्ध अशुद्ध वाला है। ज्योत्सना दे दिया, अंधेरा दे दिया, आंदोलन दे दिया, सन्यासी। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत से एग्जाम में आता रहता है। देखिए सन्यासी ऐसे नहीं लिखा जाता है, बहुत लोग गलती भी करते हैं। आप भी अगर ऐसे जनरल
पढ़ते हैं तो यही पढ़ा जाता है सन्यासी, लेकिन इसके ऊपर एक अंक का मात्रा होता है, ऊपर एक बिंदु रहता है 100 के ऊपर, और यहाँ 9 भी रहता है, मतलब दोनों ऊपर भी बिंदु और 9 भी रहता है, तो तब वो सही होता है। ये बहुत कॉमन गलतियाँ, ऐसे ही उज्ज्वला है, आपको पता है बहुत एग्जाम में आता रहता है, बहुत लोग गलत भी करते रहते हैं। तो उज्ज्वला में भी दोनों आधा जो होता है वो एक आधा जो फिर एक आधा जो वो वाला होता है, ऐसे होता है उज्ज्वला में भी, वो भी बहुत गलतियाँ कॉमन हैं। तो आप कवयित्री जो है उसमें आप गलती करते हैं, तो ये थोड़ा-सा पढ़ लेंगे, किताब में यहाँ पे पीडीएफ ये दे भी दिया हूँ, बाकी आप किताब अगर नहीं लिए हो तो ले लीजिएगा, आदित्य पब्लिकेशन। 11 नंबर देखिए यहाँ दिया है कि आयु, अवस्था, ईर्ष्या, अब इसको मिलान करना है। आप इसको वन वर्ड की तरह देख सकते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब अनेक नहीं, एक जो होता है, एक लाइन पूरा दिया रहता है, उसके लिए कोई एक शब्द जो होता है, तो वो अब इसमें मिलाना है आपको। आयु का क्या मतलब है, तो आयु कहाँ से कहाँ तक होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय होता है उसे आयु कहा जाता है, तो ए का हो जाएगा 2। अवस्था जो होता है कि जन्म से वर्तमान तक का जो समय होता है उसे अवस्था कहा जाता है, तो बी का हो जाएगा 4। ईर्ष्या क्या होता है, दूसरे का उत्कर्ष देख करके जो जलन होता है उसे वो ईर्ष्या कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपका मित्र पास हो गया, आप फेल हो गए, तो फिर अगर जलन जो आपके अंदर है तो वो ईर्ष्या के अंदर आएगा। द्वेष जो होता है किसी अन्य कारण से यदि आप उससे जलन कर रहे हैं तो फिर वो द्वेष में आता है, तो यहाँ से मिलान कर लेंगे आप। कोई एक भी अगर आपको आता रहेगा, ये अगर अलग अलग है तो फिर, लेकिन ये एक ही है, एक का ज़्यादातर चांस, यहाँ से भी दूसरा अगर ऐसे नहीं सुना है तो यहाँ से सीधे आइए, एलिमिनेशन मेथड कर सकते हैं। ए का देखिए 2 जो है कई बार आया, तो इसका चांस ज़्यादा है ए का 2 होने का। वैसे ही इधर बी का जाएंगे तो फिर आप थोड़ा सा उधर एलिमिनेशन लगा सकते हैं, लेकिन हिंदी में आपको बहुत उतना टफ नहीं है, आसान आता है, तो आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ देखिए दे दिया, हिंदी में परसर्ग उन कारक चिन्हों को कहते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के बाद जोड़े जाते हैं। ये परसर्ग दे दिया है कि विशेषण के बाद जोड़े जाते हैं, और उपसर्ग कहा जाता है तो उपसर्ग जो है पहले जोड़ा जाता है, और प्रत्यय रहता है तो बाद में जोड़ा जाता है, तो ये गलत है। हिंदी में सहायक क्रिया का एक प्रकार है काल 2 तक सहायक क्रिया, तो ये ऑप्शन सही है, तो इसका ये हो जाएगा 4। एक गलत लेकिन 2 सही। हिंदी भाषा को उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है, तो ये तो आपको जब हिंदी का इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको मिलेगा, सौर-सौनी अपभ्रंश से माना जाता है हिंदी का। ऐसे ये दे दिया नेक्स्ट, सामियाना। अब देखिए वाक्यों क्रमानुसार, ये बहुत क्वेश्चन इसमें आया है, मतलब 4-5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएगा, क्रम से करना रहेगा, इधर उधर दिया है जिसको पजलिंग कहा जाता है, पजल, तो इसको वो किया है, सीक्वेंस में करना है आपको। अब देखिए इसको करने का क्या तरीका है, तो इसको सीधे आप पहले ये ना पढ़िए, सीधे आ जाइए इसमें, देखिए ओपनिंग सेंटेंस आपको ढूंढना है। देखिए डी 3 बार आया तो इसका चांस ज़्यादा है कि डी पहले आए, ओपनिंग सेंटेंस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, कि शुरुआत कहाँ से होगा, इसका चांस ज़्यादा रहेगा कि वो डी से ही हो, क्योंकि देखिए इसमें कई जगह दिया है डी। तो आप सीधे पहले एक नज़र यहाँ देखिए, आपको लगेगा 1 से 2 सेकंड यहाँ देखने में कि पहले कौन सा ज़्यादा आया है, तो डी का चांस ज़्यादा है, तो यहाँ से सीधे पहले पहुँचिए डी में। अगर यहाँ से अगर सब ये अलग-अलग है, तब आपको इसमें ढूँढना है कि ओपनिंग सेंटेंस कौन होगा। उसके लिए आपको पता है कि जो नाउन होता है, मतलब संज्ञा, उससे चांस रहेगा कि उसी से ज़्यादा ओपन हो। जैसे कोई कहानी कहते हैं तो ज़्यादातर नाम जो होता है वहीं से शुरुआत भी होता है, तो ओपनिंग सेंटेंस जो है वो ढूँढना रहता है। ज़्यादातर संज्ञा जो है वही होगा, या तो फिर सर्वनाम उसके जगह पे आता है। तो जहाँ पे सर्वनाम आए तो पहले संज्ञा ढूँढिए कि अगर संज्ञा वाला कोई है तो ओपनिंग सेंटेंस उसी के होने का ज़्यादा चांस है। इंग्लिश में भी यही रूल फॉलो किया जाता है कि आप वहाँ पे नाउन ढूँढते हैं कि कौन नाउन किसमें है, तो वो चांस ज़्यादा रहता है कि वो पहले आए। डी वाले को ढूँढिए, देखिए इसमें कहा है कि आँगन में, अगर डी के बाद ई है, ए है, तो आप फिर इसमें देखेंगे तो डी के बाद अगर ए लगाएंगे, जैसे आँगन में एक, तो क्या ए होगा कि फिर ई होगा, तो इसमें से पढ़ के देख लीजिए। आंगन में एक, अगर ए लगाते हैं तो सामियाना ताना, तो आंगन में एक सामियाना ताना, अगर ई में ई लगाते हैं तो आंगन में एक जा रहा था, तो ऐसे ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। तो आंगन में एक सामियाना ताना, तो डी के बाद ए आ जाएगा, तो इसमें देखिए डी के बाद कौन सा ए, 2 जगह है, उसके बाद ए आएगा कि सी आएगा, यहाँ से पढ़ेगा आप पूरा लाइन तो आपको दिख जाएगा कि आंगन में एक सामियाना ताना ताना जा रहा था, उसके बाद उसे सजाने के लिए बहुत से फूल पत्ते लाए गए थे। तो ऐसे आप ये पूरा एक सीक्वेंस में लगाना है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ओपनिंग सेंटेंस आपको ढूंढना है, उसके लिए मैं तरीका बता दिया। अब 15 नंबर देखिए, यहाँ से भी इसको भी वही करना है, क्रम से करना है।
यहाँ वही आप रूल लगाएंगे। देखिए ये अलग अलग दे दिया चारों, ओपनिंग सेंटेंस बी इसमें नहीं दिया, तो बी तो वैसे भी आप इसको काट देंगे कि ये तो होगा नहीं। अब इसको आप ओपनिंग सेंटेंस आपको ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे सब अलग अलग है, तो इसमें ढूंढिए इसमें संज्ञा कौन है, मतलब नाउन कहाँ से चालू हो रहा है, फिर वहाँ से आप इसको ढूंढ सकते हैं। जैसे बिरादरी में मुश्किल है बहू जी, ये तो नहीं लग रहा है कि पहले चालू होगा, हमारी बिरादरी में हड़ताल होना बहुत मुश्किल है, ये तो वैसे भी नहीं था, बी इसमें कहीं है ही नहीं। सीधी है मोटी अनुभव के पीछे से बिजली की बातें ताकता हुआ बोला हड़ताल होना, तो ये थोड़ा सा लग रहा है कि हो सकता है। आप जो करेंगे तो आप किसके लिए लगा है, इसके पहले कोई सेंटेंस रहा होगा तो ये भी नहीं होगा ओपनिंग। घास काटते अब साँझ को बेचकर आटा दाल जुटाते, ये भी ओपनिंग नहीं लग रहा है, तो ज़्यादा चांस है कि सी इसका ओपनिंग होगा। तो आप सी वाला को एक बार पढ़ के वेरीफाई कर लीजिए कि है कि नहीं। आप सी वाले को पढ़ेंगे तो यहाँ से जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे वहाँ पे मिलाते जाइए। जैसे सी दिया है पहले, तो पढ़ेंगे मोटी अनहों के पीछे से बिज्जू की बातें ताकता हुआ बोला हड़ताल होना, तो उसके बाद ए है बिरादरी में मुश्किल है बहू जी, यूं अपना गुलाम हूँ और जानता हूँ कि बी है उसके बाद, तो हमारी बिरादरी में हड़ताल होना मुश्किल है, बेचारे दिन भर घास काटते हैं, साज को बेचकर आटा दाल जुटाते हैं। तो ऐसे आप इसको एक बार पढ़ के वेरीफाई कर लेंगे, मतलब 5 से 7 सेकंड में आपका पूरा क्वेश्चन वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया है, यहाँ पर मुहावरा दे दिया, अर्थ दे दिया है, तो ये बहुत आसान है। एक आंख से देखना, आस्तीन का सांप, कांटा निकालना, अब तब करना। तो आपको सब नहीं भी पता है, फिर भी एक आध तो पता ही रहेगा कि आस्तीन का सांप माने क्या होता है, कपटी मित्र होता है। तो बी का 3 हो जाएगा, इसमें ढूंढिए बी का 3, तो 2 जगह दिया है, तो 1 का 4, इसको भी नहीं ढूंढना है तो 1 का 4 मिला दीजिए। एक आंख से देखना यानी कि बराबरी का व्यवहार करना, आस्तीन का सांप यानी कपटी मित्र हो गया, कांटा निकालना यानी कि बाधा दूर करना, और अब करना यानी कि बहाना बनाना। तो बहुत आसान आसान है, वो ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से आप कर लेंगे। यहाँ पे दे दिया विलोम शब्द, अनिवार्य का है छिक, इष्ट का गौण, अकीर्ण का विकीर्ण, गुप्त का प्रकट। तो ये तो सही है, अनिवार्य का छिक होता है और अकीर्ण का विकीर्ण होता है। इष्ट का गौण ये समानार्थी है, ये विलोम नहीं है। इष्ट का अनिष्ट होता है विलोम, तो ये गलत है, तो यही आपको गलत ही चूज करना था, तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जब तक इधर और उधर शब्द मुख्यतः उदाहरण है, किसके उदाहरण है, क्रिया की, अव्यय के, विशेषण के, सर्वनाम के। तो जब तक इधर उधर ये अव्यय के हैं, जब आप पढ़ेंगे किताब में इसमें तो आपको मिल जाएगा आसानी से वो चीज़ें। वहीं कथन दे दिया आप, कथन वाला भाषा स्थिर नहीं है, उसमें ज़्यादा परिवर्तन करते हैं, भाषा में परिवर्तन धीरे धीरे होता है, इतना धीरे धीरे कि हमको मालूम नहीं होता है, पर अंत में परिवर्तन के कारण नई नई भाषाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब देखिए भाषा स्थिर नहीं है, जाहिर सी बात है, आप जब जाएंगे, देखिए मान लीजिए कि अगर आप गांव में रहे होंगे बहुत आज से 10 साल पहले, तो वहाँ का भाषा और अभी का भाषा देखिए कितना चेंज हो गया होगा, धीरे धीरे वो भाषा में परिवर्तन होता रहता है। ये दोनों ही कथन सही हैं। अब देखिए यहाँ पे मीराबाई कृष्ण भक्त कवित्री हैं और सूरदास राम भक्त। तो मीराबाई आप पढ़े भी होंगे, बहुत सी कविताएं जो कि कृष्ण भगवान के लिए ही हैं, उनकी ज़्यादातर कविताएं। तो मीराबाई ये तो पहला ऑप्शन सही है। सूरदास लिखा कि राम भक्त थे, तो सूरदास राम भक्त नहीं थे, सूरदास भी कृष्ण भक्त ही थे। और राम भक्त की बात किया जाए तो कौन सा, तुलसीदास जी थे। ये ऑप्शन दूसरा गलत है, पहला सही है, तो इसमें आप मिला लेंगे। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया, फिर वही सुव्यवस्थित करना है क्रम से। देखिए क्रम से ऊपर 2-3 ठो दिख गया, फिर आ गया, इसमें करना है। अब देखिए इसमें पहले देखेंगे तो यहाँ पे सब अलग अलग है, तो कुल मिला के इसमें से अब आपको यहाँ ओपनिंग सेंटेंस ढूंढना पड़ेगा ऊपर। अब मुझसे ये आना ही होगा चाहे वो सदैव के लिए, तो ये तो ओपनिंग सेंटेंस नहीं लग रहा है। रूखा सूखा खाऊं मोटा झोटा पहनूं, वह किसके लिए लगा है, ये भी ओपनिंग सेंटेंस नहीं होगा। सुखदा चिढ़कर पुकारते हुए बोली, देखिए ये नाम है सुखदा, तो इसका चांस ज़्यादा है होने का। बाकी अगर मिलाने के लिए यहाँ पे एक बार पूरा लाइन इसको पढ़ के, मतलब जैसे जैसे सीक्वेंस में दिया है, तो वहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके आगे यहाँ से, हाँ ये वही है, फिर से क्रम से करना है, फिर वही आपको काम करना। देखिए यहाँ पर भी ये सब अलग अलग है, तो ओपनिंग इसी में ढूंढना पड़ेगा। कोई जहाँ पे आपको संज्ञा मिल जाए, तो कवि हैं, कवि कौन है वो नहीं बताया तो ये पता नहीं होगा। वो पढ़े लिखे, वो किसके लिए है ये भी नहीं पता है, तो ये भी ओपनिंग नहीं होगा। कबीरदास देखिए नाम दिख रहा है, तो ये चांस है होने का। रचनाएं करते थे, कौन करते थे, तो ये ओपनिंग नहीं होगा। उनकी रचनाएं, किनकी रचनाएं, ये भी ओपनिंग नहीं होगा, तो ये सी ही होगा ओपनिंग, यानी कि तीसरा। तो आपको ये है बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं है, आप 5 से 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
मतलब आप अगर सही से प्रैक्टिस करते हैं तो 10 से 12 मिनट में पूरा 30 क्वेश्चन हिंदी के हो जाएंगे, और जो समय बचेगा वो मैथ में आराम से आप यूज कर सकते हैं। स्वर्ग शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ये भी ध्यान देना है। आप सीधे पर्यायवाची पढ़ के और जल्दी में आ जाएंगे नीचे तो फिर गलत करके आ जाएंगे। ये भी देखना है कि है पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है पूछा है तो देवलोक, इंद्रलोक, भूलोक, सूर्यलोक, तो भूलोक जो है ये पृथ्वी के लिए है, ये आपका स्वर्ग का नहीं है। अब यहाँ से देखिए फिर वही आ गया, ये मिलान करना है। अब चलें, उससे चला नहीं जाता। अभी देखिए कर्मवाच्य कृतवाच्य से संबंधित आ गया, मतलब एक्टिव पैसिव जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। आशीष से खाना खाया गया, जैसे होता है ना कि उसने काम किया, उसके द्वारा काम किया गया, तो उसने काम किया जो होता है वो हो जाएगा आपका एक्टिव वॉइस, और उसके द्वारा काम किया गया तो वो हो जाता है पैसिव वॉइस। एक्टिव को कृतवाच्य कहते हैं और पैसिव को कर्मवाच्य कहते हैं। ये सी का तो कर्मवाच्य है, मतलब पैसिव, तो ये इसका कर्मवाच्य सी का हो जाएगा 4। तो इसमें देख लीजिए सी का कितना दिख रहा है, देखिए 4 दिख रहा है यहाँ पे, तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और अब बाकी के भी आप मिला सकते हैं। यहाँ देखिए जहाँ जिसमें और रहता है वो क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है, ये संयुक्त हो जाएगा डी का 3। और जिसमें देखिए कामा लगा रहा है या फिर की लगा रहा है, क पर छोटी का मात्रा, तो वो होता है मिश्रित वाक्य, वो भी ध्यान देना है आप। मतलब ये अगर कामा लगा रहेगा बीच में या फिर की लगा रहेगा तो फिर वो मिश्रित वाक्य होता है, और लगा रहा है, एवं लगा रहा है तो वो संयुक्त वाक्य में आता है। नेक्स्ट दे दिया है इसमें क्वेश्चन 25 नंबर, दुरात्मा शब्द का और संधि विच्छेद आ गया। तो दुरात्मा का अगर संधि विच्छेद आपको पता होगा 2 + आत्मा होता है। 26 नंबर देखिए दे दिया मिश्र वाक्य। अभी ऊपर में बताया था कि मिश्र वाक्य के लिए क्या आपको ढूंढना है, वाक्य में की लगाओ या फिर कामा लगाओ। तो इसमें की किस में दिख रहा है, ये दिख रहा है, यही होगा इसका ऑप्शन ए सही। इसमें देखिए और लगा है तो ये कौन संयुक्त वाक्य आएगा, बाकी ये सब सरल वाक्य हैं। 27 नंबर देखिए हिंदी में य और अल ध्वनियों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, तो ये सही है। य और अल को यही क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन। प फ ब भ ध्वनियाँ दंत का है। प फ ब भ आपको पता है कि ये दांत से नहीं बल्कि कौन से है, ये ओष्ठ ध्वनियाँ है। प फ आप बोल के भी देखिए, प फ ब भ ये ओष्ठ से निकल है, मतलब ओठ से आपके ये ओष्ठ ध्वनियाँ हैं, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। इसे ही 28 नंबर देखिए दिया है सूची 1 और सूची 2, ये संधि दे दिया, विग्रह करना, मतलब संधि से 2 क्वेश्चन इसमें आ गए। विसर्ग संधि, विसर्ग में आपको पहचानने के लिए कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सीधे जहाँ अ का मात्रा दिखे ये वाला 2 बिंदु वाला, तो यही होता है विसर्ग। तो ए का मिला दीजिए 3 से, तो ए का 3 एक ही दिख रहा है यहाँ पे, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आगे पूरा पढ़ना चाहें तो आप देखिए व्यंजन संधि दे दिया है। व्यंजन में क्या होता है, जहाँ पे पहला व्यंजन हो और दूसरा या तो स्वर हो या तो व्यंजन हो, तब वो कहलाता है व्यंजन संधि। वृद्धि संधि में एक मात्रा का वृद्धि होता है, जैसे यहाँ पे देखिए अ है ही त में और ए है, अ ए मिलके अय होता है, तो ये हो गया। या फिर अ ओ मिलके अ हो जाएगा, मतलब एक मात्रा बढ़ जाएगा, ए से अय हो गया, तो फिर ये एक मात्रा यहाँ पे देखिए बड़ा है ना, जहाँ पे मात्रा बढ़ जाता है उसको कहते हैं वृद्धि संधि। गुण संधि वैसे ही आप देख लीजिए, गुण संधि में अ प्लस ई मिलके ए हो गया है, तो उसे गुण संधि कहते हैं। ए या फिर ओ हो जाता है जो, तो गुण संधि में आता है। बाकी इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा डिटेल में आप। और नेक्स्ट ये है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ फिर आ गया सुव्यवस्थित करने के लिए। देखिए 4 या 5 क्वेश्चन हो गया होगा व्यवस्थित करने वाला, इसमें भी ओपनिंग सेंटेंस ढूंढ सकते हैं। यहाँ से देखिए डी 2 बार है तो चांस इसी का है। डी अगर यहाँ से पढ़ें तो इच्छा और माया का, ये लग रहा है कि दोनों संज्ञा हैं, हो सकता है इसका। अब यहाँ से डी के बाद ई आएगा, तो ई को यहाँ से देखिए इच्छा और माया का अंतिम संग्राम था। ई के बाद सी, माया ने अपनी, फिर ए संपूर्ण शक्ति से उन्हें अपनी ओर खींचा, तो ये पूरा एक लाइन बन गया व्यवस्थित ढंग से। तो यहाँ से लेकिन इसका देखिए दोनों ऑप्शन एक ही है, यहाँ भी वही सेम है, यहाँ भी सेम है। तो अगर जो दोसर कोई 2 लगाया होगा या 4, दोनों का ऑप्शन सही आ गया था इसका। लास्ट क्वेश्चन इसका हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाला शब्द प्रगति मुख्यतः किस भाषा का शब्द है, तो ये तो आप याद करने वाला चीज़ है, ये फैक्ट है। अगर आप पढ़ें तो लगा देंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं लगा पाएंगे। तो अलग अलग आप जब किताब में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा फारसी के कौन कौन शब्द हैं, अंग्रेजी के कौन है, अरबी के, मराठी के, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। प्रगति जो है मराठी का शब्द है। वैसे ही आपका ये शिफ्ट अलग, दूसरा शिफ्ट का भी ऐसे ही हो जाएगा, मैं उसको नहीं कराऊंगा, आप टेलीग्राम पे जाके देख लीजिएगा। बाकी आप हिंदी के लिए ये किताब मतलब काफ़ी
फेमस किताब है, आदित्य पब्लिकेशन की आती है सामान्य हिंदी के नाम से। ये आप किताब ले लीजिएगा, इसमें जो टॉपिक मैं बताया हूँ वो टॉपिक आप इसको जा जाके केवल वही टॉपिक आप पढ़ लेंगे। देखिए पहला हिंदी वर्णमाला है, यहाँ से आप पढ़ लेंगे। शब्द रचना है, शब्द रूप है, संधि समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द हो गया, विलोम हो गया, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सद्भाव तत्सम दे दिया है। ये विदेशी देशज विदेशी जो शब्द हैं यहाँ से आपको मिल जाएगा। वर्तनी शुद्धि ये हो गया, वही अशुद्धियाँ भी हो गया। बाकी इसमें तो छंद अलंकार नहीं है सिलेबस में, रस भी नहीं है, अलंकार भी नहीं है, छंद भी नहीं है, विशेष विशेष यह है। यहाँ से हो जाए, बाकी ये अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें ज़्यादा फैक्ट याद करना पड़ता है। हिंदी जो इतिहास है तो थोड़ा सा उसको देख लेंगे यहाँ से। ये चीज़ें आपको पढ़ने के लिए अब ये PDF आपको सब मिल जाएगा। देखिए यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, कौन ध्वनियाँ कहाँ से उत्पन्न होते हैं। जैसे ये देखिए अभी क्वेश्चन आया था ना, प फ ब ब प फ ब ब, कौन सा ओष्ठ ध्वनियाँ है। ऐसे ही आपसे दे देगा दूसरा कोई, इसी में से कोई और दे दिया कि च छ कौन सा तालव्य है। यहाँ से आप आसानी से, ये काफ़ी बढ़िया किताब है, आप यहाँ जाके देख सकते हैं। ये तो रहा हिंदी का। बाकी के और जितने जो और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ हो गया, GS हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो उन सब का, रीजनिंग हो गया, सब का वीडियो आपका इसी वीडियो के कमेंट में आपको दे दूंगा उसका लिंक, वहाँ जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। तो ये तो रहा अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।